हेलो एंड वेलकम आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड स्टडी विद लक्ष्मण में। तो दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है कि आजकल रोज़ जो है कंटिन्यू जो मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इससे पहले उत्तराखंड की 3 वीडियो और इकोनॉमिक्स की 2 वीडियो और कंप्यूटर की 2 वीडियो आ गई है। और आज जो है पॉलिटी की दूसरी वीडियो आ रही है। पॉलिटी की एक वीडियो मैंने बहुत पहले डाली थी, तो आप प्ले लिस्ट से वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो पॉलिटी में हम पढ़ रहे थे, भारत का संवैधानिक विकास पढ़ रहे थे। और भारत का जो संवैधानिक विकास था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1853 का चार्टर अधिनियम तक का हमने अध्ययन पूरा कर लिया था, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के चार्टर एक्ट 1853 तक जो शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत था, ठीक है। और अब जो शासन होगा, भारत शासन अधिनियम 1858 से लेकर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक अब शासन ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो अभी जो आज हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1858, यहाँ से जो शासन है किसके अंतर्गत आ जाता है? ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। इससे पहले किसके अंतर्गत था? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ से भारत का शासन जो है सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन किया गया था। किस अधिनियम से? 1858 के अधिनियम से, ठीक है। और इसके तहत जो भारत का शासन है सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। तो उस समय यहाँ पे जो ब्रिटिश क्राउन थी कौन थी? महारानी विक्टोरिया। तो इनके अधीन सीधा शासन चला गया था। और इस अधिनियम के तहत जो गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया, ठीक है। तो इससे पहले जो भारत का वायसराय था उसे बोलते थे गवर्नर जनरल। और अब गवर्नर जनरल को किस नाम से जाना जाएगा? भारत का वायसराय के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। और लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के पहले वायसराय बने। भारत के पहले वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन रहे? लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। क्वेश्चन क्या आएगा? गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय किस अधिनियम के तहत किया गया? 1858 के अधिनियम के तहत किया गया, ठीक है। चलो, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और निदेशक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त करके भारत में द्वैध शासन प्रणाली का अंत कर दिया गया, ठीक है, अंत कर दिया। तो ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कब बना था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत बना था, जहां से द्वैध शासन प्रणाली शुरू हुई थी। तो इसको अब समाप्त कहां पे किया गया? 1858 के अधिनियम के तहत। तो दोनों पॉइंट याद रखना, क्वेश्चन आएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त किस अधिनियम के तहत किया गया? 1858 के अधिनियम के तहत, ठीक है। चलो, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है। यहाँ पे एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया। अब क्या होता है जब जो शासन है, जो भारत का शासन है सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। तो यहाँ पे जो महारानी विक्टोरिया थी इन्होंने क्या किया? एक नया पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति नियत थी। जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति नियत थी। यह सचिव जो है ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था, जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था, ठीक है। क्वेश्चन आएगा भारत के राज्य सचिव का पद का जो सृजन किया गया किस अधिनियम के तहत किया गया? 1858 के अधिनियम के तहत। भारत का जो राज्य सचिव का जो पद का सृजन किया गया वो किसके प्रति उत्तरदायी था? ब्रिटिश संसद के प्रति वो क्या था? उत्तरदायी था, ठीक है। और इस भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य भारत परिषद की यहाँ पे क्या की जाती है? स्थापना की जाती है, इंडियन काउंसिल, ठीक है। 15 सदस्य भारत परिषद की स्थापना की जाती है, जिसमें 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार के और 7 सदस्य किसके होते हैं? कंपनी के होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा 15 सदस्य भारत परिषद की स्थापना कब की गई? 1858 के अधिनियम के तहत, ठीक है। इस परिषद का जो मुख्य कार्य था वो था भारत सचिव को भारत के शासन के कार्य, परामर्श और सहायता देना था, ठीक है। तो भारत जो सचिव था यहाँ पे भारत के शासन से रिलेटेड जो भी कार्य होंगे, जो भी परामर्श होंगे, जो भी सहायता देनी, इसका काम था किसका? जो भारत परिषद थी, ठीक है। और यहीं से क्या होते हैं? भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई है। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत? 1858 के अधिनियम के तहत। और मुगल सम्राट के पद को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। तो दो चीजें समाप्त होती है, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और एक आपका मुगल पद का जो सम्राट का जो पद था उसको भी यहाँ पे समाप्त किया जाता है। किस अधिनियम के तहत? 1858 के अधिनियम के तहत, ठीक है।
दूसरा, भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण सीधा समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश संसद का नियंत्रण, ठीक है, क्योंकि अब जो शासन था किसके अधीन था, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत था। और यहाँ पे किसको ब्रिटिश संसद के लिए उत्तरदायी बना दिया, भारत के राज्य सचिव को, ठीक है। चलो, इसके अलावा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये वाला है कि 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश महारानी की जो घोषणा थी उसे भारतीय शिक्षित वर्ग ने अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा का, क्या कहा, मैग्ना कार्टा का, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है भारत परिषद अधिनियम 1861, ठीक है। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत क्या हुआ, इस अधिनियम के तहत जो है कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो पहली बार जो कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम से हुई, 1861 के अधिनियम से, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल कर उन्हें विधायी कार्यों में सहयोग करने का अधिकार प्रदान किया गया तथा गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया और यहाँ पे जो गवर्नर जनरल की जो विधायी शक्तियां तो उनको विकेंद्रीकरण कर दिया गया। मैंने आपको बताया था मद्रास और बम्बई जो प्रेसिडेंसी थे उनको कानून बनाने की शक्ति वापस देकर यहाँ पे क्या है, विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो जाती है। पहले आपको पता था मद्रास और जो बम्बई प्रेसिडेंसी थे ये बंगाल की प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिए गए थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, लेकिन यहाँ पे इनको क्या कर दिया गया, प्रेसिडेंसी को, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को कानून बनाने की शक्ति वापस देकर यहाँ पे क्या करते हैं, विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखना, प्रांतीय विधान परिषदों को विधि निर्माण का अधिकार प्रदान किया गया जिससे प्रांतीय स्वायत्तता का प्रारंभ हुआ, ठीक है। दूसरा देखना, गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का विस्तार करते हुए इसमें विधि विशेषज्ञ के रूप में 5वां सदस्य शामिल किया गया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट होगा कि किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यपालिका में विधि जो विशेषज्ञ के रूप में 5वां सदस्य शामिल किया गया 1861 के अधिनियम के तहत। तो इससे पहले जो कार्यकारी परिषद थी उसमें कितने सदस्य थे, 4, तो अब कितने हो जाते हैं, 5, ठीक है। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल की परिषद को विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त थी। इस उद्देश्य के लिए केंद्रीय विधानमंडल में न्यूनतम 6 सदस्य तथा अधिकतम 12 सदस्य क्या है, नामांकित किए जा सकते थे, ठीक है। तो केंद्रीय विधानमंडल में कितने सदस्य, न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 सदस्य नामांकित किए जाते थे, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में नवगठित केंद्रीय विधान परिषद में 3 भारतीयों को नियुक्त किया, पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह, बनारस के राजा देवनारायण सिंह और सर दिनकर राव को इसमें शामिल किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है, लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की, ठीक है। इस अधिनियम के अनुसार बम्बई और मद्रास की विधान परिषदों को कानून बनाने व उसमें संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई, ठीक है। मद्रास और बम्बई के विधान परिषदों को कानून बनाने व उसमें संशोधन करने की शक्ति यहाँ पे क्या है, प्रदान की गई, ठीक है। इस अधिनियम द्वारा उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र पंजाब और बंगाल में नई विधान परिषदों की स्थापना की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट है, किस अधिनियम के तहत नई विधान परिषदों की स्थापना की गई, 1861 के अधिनियम के तहत। कौन कौन सी, उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र 1866 में, पंजाब में 1897 में और बंगाल में 1862 में नई विधान परिषद की क्या है, स्थापना की गई। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई जो आपातकाल में 6 माह तक क्या है, प्रभावी रह सकता था। ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत दी गई, 1861 के अधिनियम के तहत, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी, ठीक है। भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव किस अधिनियम के तहत पड़ी, 1861 के अधिनियम के तहत, ठीक है। मंत्री पद 1858 के अधिनियम के तहत और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था 1861 के अधिनियम के तहत, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा 1873 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। किस अधिनियम के तहत, 1873 के अधिनियम के तहत। और 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या है, औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है, किस अधिनियम में कहा गया है, 1873 के अधिनियम में, ठीक है। नेक्स्ट आता है शाही उपाधि अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्र कार्यालय में 6 सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया, ठीक है, शाही उपाधि अधिनियम के तहत, ठीक है।
जो गवर्नर जनरल की थी, उसकी कार्यकारिणी में 6 सदस्यों को नियुक्त किया गया और उनको लोक निर्माण का कार्य सौंपा गया। ठीक है। 28 अप्रैल 1876 को 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। तो भारत की साम्राज्ञी विक्टोरिया को कब घोषित किया गया? 28 अप्रैल 1876 को। ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट अधिनियम पे, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तो इस अधिनियम के सबसे तहत जो है सबसे इंपॉर्टेंट अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत यहाँ पे होती है। इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि राजस्व व्यय और बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत दी गई? 1892 के अधिनियम के तहत। निर्वाचन पद्धति का यहाँ पर आरंभ किया गया। ठीक है। और यहाँ पे कैसे? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। ठीक है। परिषद के सदस्यों को जनहित से संबंधित मामलों में कुछ सीमाओं के भीतर प्रश्न पूछने का भी अधिकार यहाँ पे क्या है? प्राप्त हुआ था। ठीक है। इसके माध्यम से केंद्र और विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। हालांकि बहुमत यहाँ पे क्या है? सरकारी सदस्यों का रहता था। ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है भारत परिषद अधिनियम 1909। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से इसे जाना जाता है इस अधिनियम को, क्योंकि उस समय जो लॉर्ड मार्ले थे वो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे, इसलिए इसे किस अधिनियम के नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। ठीक है। इस अधिनियम ने केंद्र और विधान परिषदों के आकार में व्यापक वृद्धि की और केंद्र परिषद की के में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 हो गई यहाँ पे। ठीक है। जबकि प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या अलग अलग थी। तो प्रांतीय जो विधान परिषद थे वहां पे इनकी संख्या अलग अलग थी, लेकिन जो केंद्रीय परिषद थी वहां पे इनकी संख्या 16 से बढ़ाकर कितनी की गई? 60 की गई। ठीक है। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय का वायसराय और गवर्नर की कार्यपालिका परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। ठीक है। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहले भारतीय सदस्य बने थे। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहले भारतीय सदस्य कौन बने थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। ठीक है। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया और इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम को सांप्रदायिकता की वैधानिकता प्रदान की गई। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1909 के मार्ले मिंटो के अधिनियम के तहत सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की गई। किस अधिनियम को? 1909 के अधिनियम को। ठीक है। लॉर्ड मिंटो को जो है सांप्रदायिक निर्वाचन का यहाँ पे क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। ठीक है। इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की अनुमति थी। ठीक है। केंद्र में तो सरकारी और प्रांत में किसकी? गैर सरकारी सदस्यों की। ठीक है। इसने प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का क्या है? प्रावधान किया। ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आता है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम था ये 1909 का अधिनियम। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे कम समय तक चलने वाला ब्रिटिश अधिनियम कौन सा था? 1909 का भारत परिषद अधिनियम था। ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट अधिनियम पे, भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से किस अधिनियम को जाना जाता है? भारत शासन अधिनियम 1919 को। 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया जो 1921 में लागू हुआ था। इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। क्या बोलते हैं इस कानून को? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1919 कब लागू हुआ? 1921 में। ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई, अर्थात केंद्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद, उच्च सदन एवं विधानसभा निम्न सदन वाले द्विसदनात्मक विधानमंडल ने लिया। तो क्वेश्चन आएगा, द्विसदनात्मक विधायिका किस अधिनियम के तहत स्थापित की गई? 1919 के अधिनियम के तहत। ठीक है। यहाँ पे जो राज्य परिषद थी इसकी सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 तो निर्वाचित थे और 26 यहाँ पे मनोनीत होते थे और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का था। ठीक है। इसके बाद है केंद्रीय विधानसभा, इसमें 144 सदस्य थे, जिसमें 104 निर्वाचित थे और 40 इसमें क्या थे? मनोनीत सदस्य थे और इनका कार्यकाल कितना था? 3 वर्ष का था। ठीक है।
दोनों की शक्तियां समान थी, किंतु बजट पर स्वीकृति प्राप्त करने का अधिकार केवल किसको था? विधानसभा को था। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा को। तो इसको याद रखना, केंद्रीय विधानसभा में कितने सदस्य थे, राज्य परिषद में कितने सदस्य थे, कितना उनका कार्यकाल है। ठीक है, 1919 एक्ट की जो मुख्य विशेषता है, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना करना था। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? 1919। ठीक है, द्वैध शासन का जनक किसे मानते हैं? लियो कार्टिस को, लियोनिस कार्टिस को। ठीक है, लियो कार्टिस को। ठीक है, इसके लिए केंद्र और प्रांतीय विषय को पृथक किया गया और इसके पश्चात प्रांतीय विषय को फिर दो भागों में बांटा गया। तो 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था हुई, केंद्र और प्रांतीय विषयों को अलग किया गया और फिर इसके पश्चात जो प्रांतीय विषय थे उन्हें दो भागों में बांटा गया। एक विषय बना आपका आरक्षित विषय और एक बना आपका हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय में आपके राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस आदि आते हैं और हस्तांतरित विषय में आपका स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य आदि आता है। ठीक है, आरक्षित विषयों का शासन गवर्नर अपने परिषद की सदस्यों की सलाह से करता था और हस्तांतरित विषयों का शासन गवर्नर जो है भारतीय मंत्रियों की सलाह से करता था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इस अधिनियम ने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। उसमें जो हम पढ़ रहे थे ना 1909 के अधिनियम, वहां पे क्या था? मुस्लिमों के लिए, लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया? सिखों के लिए भी, ईसाइयों के लिए भी, आंग्ल भारतीयों के लिए, यूरोपियों के लिए, सभी के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को क्या है? विस्तारित कर दिया यहाँ से। ठीक है, चलो, यानी कि शुरू किया। इस अधिनियम ने एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया और इसी के परिणाम स्वरूप 1926 में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला और उस समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? लॉयड जॉर्ज था। कौन था? लॉयड जॉर्ज था। ठीक, इस अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया और तथा राज्य विधानसभा को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए क्या है? अधिकृत किया। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि केंद्र और राज्य का बजट जो है अलग किस अधिनियम के तहत किया गया। ठीक है, और यहाँ पे जो विधानसभा को अपने बजट बनाने के लिए क्या है? अधिकृत किया गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था यहाँ पे शुरू हुई। मैंने आपको बताया अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहाँ? 1892 में। प्रत्यक्ष निर्वाचन कहाँ? 1919 के अधिनियम में। ठीक है, इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का क्या है? भारतीय होना आवश्यक था। ठीक है, जो कार्यकारिणी परिषद थी गवर्नर जनरल की, यहाँ पे क्या था कि जो 6 सदस्य थे उसमें से 3 सदस्यों का भारतीय होना था, लेकिन कमांडर इन चीफ को छोड़ करके। ठीक है, इस कानून ने संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार दिया। तो 1919 का जो अधिनियम था ना, इसने क्या है? लोगों को मताधिकार दिया, महिलाओं को दिया, लेकिन इसने यहाँ पे क्या किया? इसने बोला संपत्ति के आधार पे और या जो टैक्स देने के आधार पे या जो जिस हिसाब से शिक्षित था उस हिसाब से लोगों को मत देने का क्या है? अधिकार प्रदान किया। ठीक है, इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त का कार्यकाल का सृजन किया। लंदन में भारत के उच्चायुक्त का कार्यकाल किस कानून ने? 1919 के अधिनियम ने। ठीक है, और इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। ठीक है, तो 1919 के अधिनियम में एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया था जिसने 10 साल बाद एक रिपोर्ट 10 साल बाद एक जांच करने के बाद अपनी क्या है? रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। लेकिन इसके बाद क्या होता है? साइमन कमीशन। नेक्स्ट, साइमन कमीशन जो है 10 साल में ये पहले ही बन जाता है। ठीक है, तो साइमन कमीशन का गठन जो है ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन का जो गठन है ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में कर दिया था और इस साइमन कमीशन का गठन सर जॉन साइमन के नेतृत्व में किया गया था। 7 सदस्य ये आयोग था। इस आयोग में सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसका सभी दलों ने यहाँ पे क्या किया? बहिष्कार किया था। ठीक है, तो साइमन कमीशन 1927 में इसका गठन होता है, 1928 में भारत आता है और 1930 में ये अपनी रिपोर्ट देता है जिसमें इसकी प्रमुख सिफारिशें थी। किसकी? साइमन कमीशन की। क्या कहा इसने? कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर उन्हें स्वायत्तता प्रदान करनी है, राज्यों में सरकार का विस्तार
विस्तार किया जाना चाहिए, सशक्त संघ की स्थापना करनी चाहिए, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखा जाए। ये इसकी प्रमुख सिफारिशें थी, किसकी? साइमन कमीशन की। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट अधिनियम पढ़ेंगे 1935 का अधिनियम। ठीक है, तो आज के लिए इसमें इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।